तो स्वागत है जी आप सब लोगों का आज के इस कोर्स में और इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स। ये बड़ा बेसिक सा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहला, डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स में की स्टेप्स क्या होते हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, क्या बेसिक चीजें हैं जो आपको सीखने की जरूरत है, डेटा एनालिटिक्स को आप कौन कौन से फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स का फ्यूचर भी क्या होगा, क्यों डेटा एनालिटिक्स इस समय सबसे हाई डिमांड की फील्ड है। ये सारी चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ रह भी जाता है तो वो हम बाद में आप लोगों के साथ कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो जब इसमें हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डेटा एनालिटिक्स एक्चुअली में होती क्या है। और ये सबसे पहले उन सारे लोगों के लिए जरूरी है जो लोग एक्चुअली डेटा एनालिटिक्स में अपना करियर जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो लोग नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, या फिर जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं है कि डेटा एनालिटिक्स क्या है, पर वो लोग डेटा एनालिटिक्स में आना चाहते हैं जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि डेटा एनालिटिक्स में कुछ की स्किल्स को सीखने के बाद हम अपना करियर बना सकते हैं, और जो कि ट्रू भी है। अगर आप कुछ की स्किल्स को सीख लेते हैं तो आप डेटा एनालिटिक्स में आज की डेट में करियर बना सकते हैं। तो पहले व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि हर एक व्यक्ति मेरी नजर में डेटा एनालिस्ट है। हर किसी का लेवल 0 से लेके 1 तक डिफरेंट हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो एक्सेल के साथ डील कर रहा है, कोई भी व्यक्ति, आपके पास कोई भी डेटा आता है, किसी भी फॉर्म में डेटा आता है, आप उसको एक्सेल में तो आप एटलीस्ट उसको देखते ही हैं, उसको थोड़ा बहुत एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, तो दैट मींस यू आर अ डेटा एनालिस्ट। अब ये होता है कि लेवल अलग अलग है। कोई व्यक्ति सिर्फ एक्सेल का यूज कर रहा है उसकी डेटा की एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए, कोई व्यक्ति सिर्फ डेटा को देख के, छोटे मोटे डेटा के साथ काम कर रहा है, देख के उसको एनालाइज और इंटरप्रेट कर लेता है और उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है, वो भी डेटा एनालिस्ट है। कोई व्यक्ति प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहा है डेटा से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, और कोई व्यक्ति ऑटोमेशन और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के उसके लेवल्स हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स है क्या। डेटा एनालिटिक्स सिंपल है, आपके पास कोई भी डेटा है उसको आप कैसे कन्वे कर रहे हैं। सो डेटा है, डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जब आपके पास वो डेटा है तो डेटा को आप विजुलाइज करते हैं, डेटा को आप एनालाइज करते हैं, डेटा से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन को फैच करना और उसको इफिशियंटली कन्वे करना, ये है डेटा एनालिटिक्स इन सिंपल टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स में क्या 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सो डेटा एनालिटिक्स को पूरी को समझने के लिए चलो इन 3 कंपोनेंट्स पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है डेटा एग्जामिनेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि मेरी समझ में सारे लोग कर ही रहे होते हैं, बस आपको आइडिया नहीं होता है कि आप इसको कैसे कर रहे हैं। तो डेटा एग्जामिनेशन में होता है कि आपको डेटा सेट्स को देखना है, ठीक है, डेटा सेट्स को क्विकली स्क्रॉल करना है, डेटा सेट्स को विजुलाइज, डेटा सेट्स को क्विकली, और देखने के बाद उससे आपको कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मैं आपको एक एक्सेल का डेटा दे दूं और आपसे बोलूं कि एक पॉपुलेशन का डेटा है ईयर वाइज, ओके, और हर वाइज कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है किसी भी कंट्री की फॉर एग्जांपल, या मल्टीपल कंट्रीज की। इस डेटा में आपसे क्विकली पूछ लूं कि आप ये बताइए मुझे कि ईयर वाइज लाइक फ्रॉम 1990 और फ्रॉम 2000 लास्ट 10 ईयर में कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बढ़ी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। आप क्या करोगे, आप एक्सेल में क्विकली देखोगे, कंट्री को देखोगे और आप देखोगे 10 साल पहले किसी कंट्री की पॉपुलेशन क्या थी, आज क्या है। तो किस कंट्री की पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल है, किसकी नॉर्मल ग्रोथ है, वो आप देख के क्विकली बता दोगे। तो ये है अल्टीमेटली द डेटा एग्जामिनेशन, जिसमें आप क्या कर रहे हो, डेटा सेट को एग्जामिन कर रहे हो और उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो। कंक्लूजन यहाँ पे क्या होगा, ओके, इंडिया की या चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंट्री, सकते हो। ये है फर्स्ट स्टेप, और यहीं पे आप डेटा एनालिटिक्स बनना स्टार्ट करते हो जब आप डेटा को अच्छे से एग्जामिन करना अगर आपको आता है। क्यों, ये मैं क्यों बार बार हाईलाइट करता हूँ। डेटा को जब आप एग्जामिन अच्छे से करते हो, जब ड्रॉ कंक्लूजन्स आपके दिमाग, तब आप समझते हो कि जब अब जो छोटा सा डेटा था जो मैं आपको बता रहा था, अगर ये डेटा बहुत बड़ा हो जाए तो जो एक्सेल आप क्विकली देख रहे थे और एग्जामिन कर पा रहे थे, अब मैं बोलूँ ये एक्सेल इतनी बड़ी है कि आप क्विकली देख के इसको एग्जामिन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, अब आप इसमें कोई ऐसे शॉर्टकट्स लगाओगे जिससे आप क्विकली इस डेटा को विजुलाइज और एनालाइज कर सको। जैसे अगर एक्सेल में आप बहुत लार्ज एक्सेल है, आप पिवट टेबल्स वगैरह बना सकते हैं, आप क्विकली उनके बॉक्स प्लॉट्स, लाइन प्लॉट्स ये ड्रॉ कर सकते हैं क्विकली देखने के लिए किस कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ रही है, किस कंट्री की पॉपुलेशन कितना फास्ट बढ़ रही है। तो ये सारे टूल्स आते हैं जो आपको हेल्प करते हैं वो कंक्लूजन ड्रॉ करने में फ्रॉम द डेटा, जब डेटा इज लार्ज। सो उसमें वेरियस टेक्निक्स होती हैं। अब वेरियस टेक्निक्स में क्या आता है, एक तो आप नॉर्मल टेक्निक्स होती हैं जो विजुलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। जब भी आप किसी डेटा सेट को देखते हैं आपको क्विकली ये दिमाग में लाना पड़ता है कि इस डेटा को विजुलाइज करने के लिए, इस डेटा को कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए कौन सा विजुलाइजेशन मोर इफेक्टिव होगा। लाइक बॉक्स प्लॉट बना के आप क्विकली दिखा सकते हैं, या लाइन प्लॉट दिखा के, या ट्रेंड्स दिखा के, या हिस्टोग्राम्स दिखा के, या हीट मैप्स दिखा के। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना कि कौन सा विजुलाइजेशन यहाँ पे हमारे मैसेज को और हमारे कंक्लूजन को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कन्वे कर पाएगा। ये देखना। अब इसमें वेरियस टेक्निक्स में आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है। जैसे अगर आपने क्वेश्चन नोटिस किया हो कि अपन बात कर रहे थे कौन सी पॉपुलेशन, कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, अब उसमें आप क्विकली ये देख सकते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके कि अगर एक कंट्री की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंडिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा है चाइना के कंपैरिजन में, तो कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे कि स्टैटिस्टिकली डिफरेंस है कि नहीं है, रैंडम चांस से डिफरेंस आ रहा है। तो ये इसमें स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग आती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है। इनके बारे में आप पढ़ोगे, मैं डिटेल में अलग अलग वीडियोस में आपको बताऊंगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, कैसे हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, उससे हमें सिग्निफिकेंस मिलता है, और सिग्निफिकेंस बताता है कि जो डिफरेंसेस हम देख रहे हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो वो सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसमें मशीन लर्निंग एक अदर एस्पेक्ट होता है। तो मशीन लर्निंग से हम प्रेडिक्टिव
मॉडलिंग कर सकते हैं डेटा पे, डेटा से हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। मतलब हमें 2024-25 तक का पॉपुलेशन का डेटा था, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि 2028 में और 2020 में और 2035 में क्या डेटा हो सकता है, क्या पॉपुलेशन हो सकती है डिफरेंट कंट्रीज की। तो आपने जो भी पॉपुलेशन की डेटा को आपने एनालाइज किया है और जो पॉपुलेशन का डेटा आपके पास है, आप उसको कैसे लर्न करोगे, लर्न करके कैसे आप प्रेडिक्शंस बताओगे कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस क्या होंगे, उसके लिए आप मशीन लर्निंग को यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अल्टीमेट थिंग इज कि आपको डेटा को एग्जामिन करना है और उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं। कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के और डेटा को एग्जामिन करने के बीच में बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब नाउ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो भाई। आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मशीन लर्निंग वगैरह के लिए आप आर को यूज कर सकते हो, आप पाइथन को यूज कर सकते हो, आप विजुअलाइजेशन के लिए पाइथन की लाइब्रेरीज यूज कर सकते हो, जैसे सीबोन हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया। आप मशीन लर्निंग वगैरह करने के लिए पाइथन को यूज कर सकते हैं। आप विजुअलाइजेशन के लिए, विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड्स बनाने के लिए आप टैब्लो और पावर बीआई को यूज कर सकते हैं। तो ये टूल्स एंड टेक्निक्स बाद में आते रहेंगे, पर अल्टीमेट कॉन्सेप्ट आप समझिए, आपको डेटा को एग्जामिन करना है और उससे कंक्लूजन ड्रॉ करना है। अब उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट स्किल सेट हैं जो हम सीखेंगे पूरे इस कोर्स के दौरान अलग अलग वीडियोस में। वेरियस टेक्निक्स हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, मशीन लर्निंग फॉर फोरकास्ट, प्रेडिक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स, विजुअलाइजेशन टू इफेक्टिवली ड्रॉ द कंक्लूजन्स, टू कन्वे मैसेज दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस। दो टाइप की चीजें होंगी। क्रूशियल रोल क्या होता है डेटा एनालिसिस का? डेटा एनालिसिस एक्चुअली बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है इन डिसीजन मेकिंग अक्रॉस इंडस्ट्रीज। आप डेटा एनालिसिस विश्वास नहीं कर सकते, हर जगह डेटा एनालिटिक्स लग रहा है, हर जगह। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप जो अमेजोन पर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको अमेजोन कैसे रिकमेंड करता है कि आप नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या परचेस करने वाले हैं और क्या परचेस कर सकते हैं। इस सब के पीछे भी वो आपकी सर्च हिस्ट्री, आपका जो प्रोडक्ट आपने लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में, कपल ऑफ ईयर्स में बाई करे हैं, उस पैटर्न के बेसिस पे आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करता है। तो ये भी डेटा एनालिसिस का एक एस्पेक्ट है। आपको नहीं पता, नेटफ्लिक्स जब आप कोई सीरीज देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वो आपको रिकमेंड करता है कि आप नेक्स्ट सीरीज कौन सी देख सकते हैं। ये सब भी उस डेटा के बेस पे आप किस जोनर की मूवीज देख रहे हैं, किस टाइप की मूवीज देखना, किस टाइप का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। सेम यूट्यूब में होता है। मतलब और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे हम बैंक फ्रॉड्स वगैरह जो डिटेक्ट होते हैं, वो इवन जब क्रेडिट कार्ड आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया, आपको पता भी नहीं है, उससे पहले ही बैंक फ्रॉड को डिटेक्ट कर लेता है। तो वो सारे एक पैटर्न होते हैं। और पैटर्न कहां से होता है? उनके पास जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ओवर द टाइम, उसको एनालाइज करते हैं और उसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। तो एज डेटा एनालिस्ट हमारा मेन रोल क्या होता है? हमारा मेन रोल होता है डाटा को देखना और डेटा से ऐसे कंक्लूजन्स ड्रॉ करना जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके किसी भी इंडस्ट्री को। यह है डेटा एनालिटिक्स। तो अल्टीमेटली आप ब्रॉड पिक्चर रखिए कि अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपका अल्टीमेट काम ये होगा, आपको डेटा मिलेगा, आपको उससे मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालनी है और आपको की डिसीजंस में हेल्प करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। इसके बीच में जो स्किल्स, टूल्स, टेक्निक्स जो भी लगेंगी वो हम समय के साथ सीखते रहते हैं। शुरुआत में हम बेसिक चीजें सीखनी होती हैं और बाद में हम क्या होता है कि जब किसी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते हैं या किसी मेन रोल में इन्वॉल्व होते हैं तो आप उन स्किल्स को धीरे धीरे करके एनरिच करते जाते हैं डिपेंडिंग क्वेश्चंस यू आर एड्रेसिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो नाउ मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, अगेन हमने पहले भी बताया कि इंपॉर्टेंस क्या है डेटा एनालिटिक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है इसका कि डेटा ड्रिवन डिसीजंस। डेटा ड्रिवन डिसीजंस क्या होते हैं? जो कि बिजनेस को हेल्प करें इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एग्जांपल दिया अमेजोन का, मैंने एग्जांपल दिया आपको नेटफ्लिक्स का, यूट्यूब का, मैंने एग्जांपल दिया आपको बैंक फ्रॉड डिटेक्शन का, फाइनेंस का, फोरकास्टिंग का, सेल्स का। कहीं भी आप चले जाइए, अल्टीमेटली एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है कि वो डेटा को एनालाइज करके, डेटा से जो भी समरी है, उनको जो फाइंडिंग्स हैं, कंक्लूजन्स हैं, उनको समराइज करके डेटा ड्रिवन डिसीजंस में हेल्प करे। ये एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेटा एनालिटिक्स में, जो होती है जो कि आप कॉस्ट सेविंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कि आप जब डिसीजंस बता देते हैं डेटा को प्रीवियस ट्रेंड के बेस पे एनालाइज करने में, तो आप एक बहुत हद तक कॉस्ट सेविंग कर देते हैं एक पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री की जिसमें आप काम कर रहे हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इंप्रूव करता है एक्सपीरियंस थ्रू दी टारगेटेड स्ट्रेटजीज। और ये कस्टमर एक्सपीरियंस में ही मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दिए थे अमेजॉन, नेटफ्लिक्स वगैरह के। आप किसी भी डोमेन में हैं, आप किसी कस्टमर को एक बेहतर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उस कस्टमर का सारा डेटा ट्रैक कर रहे हैं, उस डेटा को आप बैकग्राउंड में एनालाइज, इंटरप्रेट कर रहे हैं और उस कस्टमर के फेवरेबल प्रोडक्ट्स, उसके देखने वाली चीजें, उसको कस्टमर स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो उसको सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये कस्टमर एक्सपीरियंस को भी बहुत इंप्रूव करता है। तो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एनालिटिक्स है डेटा ड्रिवन डिसीजंस में, इफिशियंसी बढ़ाने में एंड कस्टमर एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने में। अब हम डेटा एनालिटिक्स में, जैसे कि हमने बहुत सारी बात कर ली, अब इसमें हम बात करते हैं कि मेन होता क्या है, डेटा को हम किस तरह से देखते हैं। तो डेटा को अगर मैं 3 उसमें डिवाइड करूं तो पहले नंबर पे है रॉ डेटा। तो रॉ डेटा कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी नंबर्स, इट कैन बी द वेबसाइट विजिट्स, इट कैन मूवी सीरीज वॉचिंग, इट कैन बी द प्रोडक्ट्स दैट यू परचेजिंग, इट कैन बी एनीथिंग। दिस इज जस्ट अ raw data, the instances and the raw numbers. This is the first thing that you get as a data analyst. Now, the second important thing here is information. From data to information.
इन्फॉर्मेशन में आप क्या करते हो, आप डेटा को, जो भी आपको रॉ डेटा मिला है उसको आप ऑर्गेनाइज करते हो। अब ऑर्गेनाइज कैन बी एनीथिंग, जैसे हमने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन का डेटा है, आपको रॉ डेटा मिल गया, अब आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, आप कंट्री वाइज उसको ऑर्गेनाइज करोगे, आप स्टेट वाइज उसको ऑर्गेनाइज करोगे, आप ईयर वाइज उसको ऑर्गेनाइज करोगे। तो यहाँ पे आपको मिलती है उस डेटा से एक इन्फॉर्मेशन, कैन बी एनीथिंग लाइक टोटल सेल्स पर रीजन, लाइक आपके पास अगर सेल्स का डेटा है तो आप उसको टोटल सेल्स पर रीजन, टोटल सेल्स पर कंट्री, इस तरह से आप उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हो। जब आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हो तो वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ऑर्गेनाइज डेटा होता है, तब आपको उससे मिलते हैं अल्टीमेटली इनसाइट्स। सो अल्टीमेटली डेटा एनालिटिक्स वी कैन से डेटा, इन्फॉर्मेशन एंड इनसाइट्स। तो इनसाइट्स में आप क्या करते हो कि जो भी आपने ऑर्गेनाइज किया है डेटा को, उससे आप एक्शनेबल कंक्लूजन्स बनाते हो। कंक्लूजन्स क्या होते हैं, आप डिफरेंट रीजन्स को, सेल्स को कंपेयर कर रहे थे, आपको रीजन ए हैज अ हाईएस्ट सेल ग्रोथ एज कंपेयर टू द रीजन बी। तो ये टाइप के जो इनसाइट्स होते हैं वो आप डेटा से निकालते हो, तब ये कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स कहता है। तो इसको आप अब दिमाग लगाइए कि आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, किस किस जगह पे यूज कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसको, ऐसा कोई डोमेन नहीं है जहां पे यूज नहीं हो रहा, कोई डोमेन आप सोच के भी नहीं देख सकते। डेटा एनालिस्ट टिक्स जो है हर डोमेन में यूज हो रहा है, उसका लेवल डिफरेंट हो सकता है, स्किल सेट डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कि आप बहुत छोटे डेटा के साथ डील कर रहे हो सकता है आप इतने लार्ज डेटा के साथ डील कर रहे हो। तो उसके बेसिस पे कि आप किस टाइप ऑफ डेटा के साथ डील कर रहे हैं, कितने वॉल्यूम ऑफ डेटा के साथ डील कर रहे हैं, और आपको किस लेवल की इंफॉर्मेशन और इनसाइट्स प्रोवाइड कराने हैं, इसके बेसिस पे होते हैं आपके टूल्स, इसके बेसिस पे होते हैं आपके स्किल सेट, जो कि हम फिर डिस्कस करेंगे। नाउ बहुत सारी डेटा की बात कर ली। डेटा दो फॉर्म में होता है। मोस्टली जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, मोस्टली ज्यादातर, स्पेशली जो किसी भी डोमेन में ज्यादातर काम कर रहे होंगे, जैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम किस डेटा के साथ काम किया हूं, खुद स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम किया हूं। दो टाइप की डेटा होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा मेन डिफरेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इज इजीली स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, जैसे सेल्स हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ है, एनीथिंग। आप एक एक्सेल में देख सकते हो कि एक इंस्टेंस होगा, उसके फिक्स नंबर्स होंगे, उसके फिक्स कॉलम्स होंगे, इंस्टेंसेस होंगे, कॉलम्स होंगे, और वो एक भले ही रॉ फॉर्म में हो, वो एक टेबल के फॉर्म में आपको मिलेगा, तो वो होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये स्टोर कहाँ रहता है, डेटाबेसेस में रहता है, स्प्रेडशीट्स में रहता है, एक्सेल, सीएसवी वगैरह में रहता है, और एसक्यूएल टेबल्स में रहता है। अगर सिंपल डेटाबेसेस में है, किसी भी फॉर्म में है, आप डायरेक्टली उस डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। स्प्रेडशीट्स वगैरह के फॉर्म में, एक्सेल वगैरह में, सीएसवी में, तो आप रोज देखते ही हैं। अगर एसक्यूएल टेबल्स के फॉर्म में है, डेटाबेसेस में है, एसक्यूएल्स वगैरह में, तो आपको एक एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगती है जो वहां से डेटा को फेच कर पाए। पर अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट हियर इज द स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा इज वेरी सिंपल, यू हैव डेटा, यू हैव नंबर्स, दिस इज सिंपल स्ट्रक्चर्ड डेटा। मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक मैंने अभी तक अपनी डेटा एनालिसिस की जर्नी में 6 to 8 ईयर्स जितना भी मैंने काम किया अभी तक, सारे टाइम मैंने स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ ही काम किया है। डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, मेरा मोस्टली डेटा हेल्थ रिलेटेड डेटा, मोस्टली लाइक फार्मास्यूटिकल, हेल्थ, बायोमेडिकल साइंस, इस टाइप की डेटा के साथ मैंने काम किया। आपका डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, फाइनेंस, रिटेल, सेल्स और एनीथिंग। ये सबसे इजी होता है काम करना इस तरह के डेटा के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको जब डेटा मिल जाता है तो सीधे आपको स्किल सेट्स को लगाना है और आगे एक्सप्लोर करते चालू रहना है। दूसरे टाइप ऑफ डेटा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं होता। ये पीडीएफ हो सकते हैं, ये टेक्स्ट हो सकते हैं, ये ईमेल्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है टू एनालाइज, बिकॉज स्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या है, आपके पास जब डिफाइंड फॉर्मेट है ना, तो आपको फॉर्मेट के साथ डील नहीं करना है, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन को लेना है और उसके साथ इनसाइट्स को फाइंड आउट करना है। स्ट्रक्चर्ड डेटा में आपके पास जब डिफरेंट ईमेल्स का डेटा है, लीजिए आपको ईमेल्स का डेटा आ रहा है, आपको स्पैम आइडेंटिफाई करने हैं, तो आपको ईमेल्स को रीड करना है, वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होंगे, उनके कुछ टेक्स्ट को और उनके कुछ कीवर्ड्स को वहां से माइन करना है। उन कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है ये पर्टिकुलर ईमेल कैन बी स्पैम और नॉट। ऐसे ही वीडियोस वगैरह का, इमेजेस का, सोशल मीडिया के पोस्ट कितने हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, किस टाइम पे हो रहे हैं। जब इस टाइप के डेटा को आप एनालाइज करते हैं तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट में होता है। इसके लिए एक डिफरेंट स्किल सेट है जो आपको लगता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आप जिस टाइप के डोमेन को टारगेट कर रहे हैं, जिस टाइप की इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको जो डेटा मिलने वाला है वो मेनली स्ट्रक्चर्ड डेटा मिलने वाला है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मिलने वाला है। तो उस तरह से आप अपनी स्किल्स को एनरिच करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी चीज को ले लीजिए, आपकी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम को ही ले लीजिए, और अगर आपको आपके खुद के इंस्टाग्राम को एनालाइज करना है किसी भी फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फॉलोअर्स, इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू पोस्ट, व्हाट काइंड पोस्ट यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट यू शेयर विद फ्रेंड्स, व्हाट काइंड रील वॉच, अगर उस डेटा को आप करें तो वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, तो उसके लिए आपको डेटा को रिट्राइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा को रिट्राइव करने के बाद उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। या तो उसको आप स्ट्रक्चर फॉर्म में लाएंगे, या आप अनस्ट्रक्चर फॉर्म से ही जो कीवर्ड्स और जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं उसको अगर आप फैच कर पाते हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगी, तो फिर आपके लिए डेटा एनालिसिस सेम हो जाएगी, जो कि जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ होती है। तो ये स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का लिटिल बिट एग्जांपल है। इसमें आप सब कुछ कवर कर लेते हैं, दुनिया की जितनी डेटा एनालिटिक्स है, आप जो भी देखते हैं, वेदर प्रेडिक्शन से लेके जहां तक भी जाते हैं, सब कुछ इस डेटा एनालिटिक्स में कवर्ड हो जाता है इन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम कि स्टेप बाय स्टेप होता क्या है, चाहे वो आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा हो या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो, और हम इस क्लास में, हम इन वीडियोस में क्या क्या कवर करने वाले होंगे, कौन कौन सी स्किल्स हैं, चीजें हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली होती है डेटा
कलेक्शन। अब डेटा कलेक्शन हमने डिस्कस किया, वो आप कोई फिक्स डेटाबेसेस हो सकते हैं, एसक्यूएल टेबल्स हो सकती हैं, वो एक्सेल और सीएसवी डेटा हो सकता है। तो सबसे पहला काम आप करते हैं कि डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी सेल्स के प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं या आप किसी हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं। हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट में आपको एक डिसीज डायग्नोसिस का काम है फॉर एग्जांपल। अब डिसीज डायग्नोसिस के लिए उसके लिए आपके पास पेशेंट्स का डेटा है, इंडिविजुअल्स का डेटा है, जिनके फॉर एग्जांपल ब्लड टेस्ट हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्कर्स के, उसका डेटा है। और उसमें आपको पता है कौन सा इंडिविजुअल इज रिस्की टू अ पर्टिकुलर डिसीज और कौन सा जो इंडिविजुअल है वो नॉन रिस्की पर्टिकुलर डिसीज। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप डायबिटीज को मेजर कर रहे हैं इंडिविजुअल्स की और उनका ग्लूकोज लेवल ले रहे हैं, ब्लड में डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स ले रहे हैं। तो इस डेटा को आप कहां से लोगे? या तो कोई मेडिकल रिपोजिटरी होगी या कहीं पे जो फ्री अवेलेबल डेटाबेसेस हैं वहां पे आप जा सकते हैं, वहां से डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको एक डेटा डाउनलोड करना है उस डोमेन का जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। जब आपने वो डेटा पूरा डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे आता है आफ्टर डेटा कलेक्शन इज अ डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में आप क्या करते हैं? डेटा क्लीनिंग में अगर कोई इंस्टेंसेस डुप्लीकेट, लाइक आप एक ही व्यक्ति के सेम मेजर्स को दो बार लिखे हुए हैं टेबल में, कई बार होता है एंटर करने वाले ने, जिसको डेटा ने एंटर किया है उसने ब्लंडर किया है, जिस सॉफ्टवेयर से एंटर हुए हैं उससे ब्लंडर हो गया है, सेम इंडिविजुअल को मल्टीपल, तो आपको रिमूव करना है डुप्लीकेट्स को, आपको मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा है जिसमें हम सारा स्टडी कर रहे हैं। अब जियोग्राफिकल का डेटा भी था उसमें, वो इंडिविजुअल किस जियोग्राफिकल लोकेशन को बिलोंग करता है, उसका सेक्स क्या है, उसकी एज क्या है, उसका उसने खाना पीना क्या खाया एक दो दिन पहले फॉर एग्जांपल। अब इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो इंडिविजुअल होता है जब टेस्ट कराने आता है उसने प्रोवाइडिंग कराई है, या जो लिखने वाला एंटर करने वाला उसने, तो मिसिंग वैल्यूज है वो। तो आपके लिए वो कॉलम कितना इंपॉर्टेंट है उस एनालिसिस के लिए, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो आपको ये देखना है कि जो मिसिंग वैल्यूज है वहां पर उनको कैसे हैंडल करना है। बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज हैं तो आपको हटाना पड़ेगा। कम मिसिंग वैल्यूज हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप डिफरेंट इंप्यूटेशन मेथड्स यूज कर सकते हैं क्या, इंप्यूटेशन स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं क्या उन मिसिंग वैल्यूज को फिल करने के लिए, कौन सा इंप्यूटेशन यूज करेंगे आप, मीडियन जो भी है, फॉरवर्ड फिलिंग, बैकवर्ड फिलिंग, बहुत सारे मेथड्स होते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको यहाँ पे लेना होता है डेटा क्लीनिंग। कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से कॉलम्स हैं जिनको आपको डेटा में रखना है, एनालिसिस में रखना है, मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करना है, डुप्लीकेट्स को कैसे रिमूव करना है, नल वैल्यूज को कैसे हटाना है, ये सारी चीजें करने के बाद आप डेटा को क्लीन कर लेते हैं। जब आपके पास डेटा क्लीन हो जाता है उसके बाद आते हैं आप डेटा एक्सप्लोरेशन पे, जो कि थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। जब मैंने एक टेबल थी, डेटा को मैंने रिट्राइव कर लिया था, डेटा को मैंने क्लीन कर लिया, अब सब कुछ मैंने देखने के बाद अब मैं डेटा को लिटिल एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एक्सप्लोरेशन इज सेम लाइक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा। ट्रेंड्स और पैटर्न्स देख रहे हो, जैसे मैंने जिस डेटा की बात की कि इंडिविजुअल्स हैं उनका आप डायबिटीज देख रहे हो और आप ग्लूकोज लेवल को मेजर कर रहे हो, तो आप क्विकली एक ट्रेंड नोटिस करोगे कि इंडिविजुअल्स हु हैव हायर ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड आर मोर प्रोन टू द डायबिटिक्स, है ना। तो ये जस्ट एक सिंपल एग्जांपल है, इसको आप सेल्स के फॉर्म में, रीजन के फॉर्म में, पॉपुलेशन के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आप लेके जा सकते हैं। इससे आपको क्या पता चलते हैं, इनिशियल ट्रेंड्स, इनिशियल पैटर्न उस डेटा में पता चलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन, उसके बाद आप आते हैं डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग। अब आपने डेटा एक्सप्लोरेशन लिटिल बिट कर लिया, स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगाने हैं, एडवांस एनालिटिक्स लगानी है, मशीन लर्निंग लगानी है टू मेक द प्रेडिक्शन मॉडल फॉर द फोरकास्टिंग। अब आप इसमें कितना भी डिटेल लेवल तक जा सकते हैं। ओके, आफ्टर इनिशियल एक्सप्लोरेशन आपने मेरे को क्विकली बोला कि इंडिविजुअल्स हु हैव ब्लड शुगर मोर देन दिस आर मोर प्रोन टू डायबिटीज, ब्लड शुगर लेवल लेस दिस। देन इसमें मैं पूछूंगा ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आपको डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे। मैं आपको पूछूंगा कि आप मशीन लर्निंग लगा के ये प्रेडिक्शन मॉडल बना सकते हैं क्या, जिसमें मैं डिफरेंट वेरिएबल्स को फीड करूं, कोई इंडिविजुअल आए उसके डिफरेंट वेरिएबल्स मेजर है मेरे पास, उसको उस मशीन लर्निंग मॉडल में फीड करूं, मैं उस क्वेश्चन पूछूंगा दिस पर्सन इज प्रोन टू डायबिटिक्स और नॉट। तो इस टाइप के मशीन लर्निंग मॉडल, प्रेडिक्शन मॉडल, फोरकास्टिंग, एवरीथिंग यू कैन डू हियर। फिर उसके बाद आता है विजुअलाइजेशन, डेटा विजुअलाइजेशन। तो अब क्या करते हैं आप, जो भी आपने एनालिसिस करी, एडवांस डेटा करी, मशीन लर्निंग करी, स्टैटिस्टिक्स लगाई, उसको आप प्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, इन फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड्स। तो जब आप उसके ग्राफ्स, डैशबोर्ड्स, सारा सब कुछ बनाते हो तो उसमें आप ये इन्फॉर्मेशन, जो भी समराइज्ड इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी चीजें आप प्रोवाइड कराते हो। डेटा विजुअलाइजेशन ही एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे आप अपने पूरे डेटा की समरी को, जो भी आपके क्वेश्चंस थे उनको यहाँ पे लोगों को कन्वे करते हो इस फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में और डैशबोर्ड्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी टेलिंग है, ये आप उस डेटा से जो स्टोरी आपने इन्फर करी है उसको आप लोगों को बता रहे हो। लास्ट में ये डेटा विजुअलाइजेशन करने के बाद ये डिसीजन मेकिंग और एक्शन। नाउ ये जो इनसाइट्स हैं, यूजिंग दीज इनसाइट्स नीड टू मेक अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी। जो स्ट्रेटजीज किसी भी जगह पे हो सकती हैं, आप इलेक्शंस का डेटा एनालाइज कर रहे हैं या पोल्स का डेटा एनालाइज कर रहे हैं या सेल्स का कर रहे हैं या हेल्थ केयर का कर रहे हैं, आप यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजिक एडवाइस बनाओगे, आप स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओगे और वो सारा आपने बनाया किस बेस पे, जो भी इनसाइट्स आपको डेटा से मिले उसके बेसिस पे। तो अल्टीमेटली क्विक रिकैप फ्रॉम 1 to 6 is data collection, gathering the data cleaning like removing duplicates, handling missing values, then data exploration, understanding the patterns and trends, then data analysis and modeling like applying statistical methods or machine learning, and then data visualization, presenting graphs, dashboards, and last is decision making and action using insights for the strategy. Okay, so this is the overall plan for the data analysis from start to। हम सीखेंगे सब कुछ कि डेटा कलेक्शन के लिए आप कौन कौन से स्किल्स को यूज कर सकते हैं, क्लीनिंग के लिए कौन कौन से स्किल्स और लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन के लिए, एनालिसिस और मॉडलिंग के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए आप कौन कौन से स्किल्स सीख सकते हैं, और अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग और इनसाइट्स को शेयर करने के लिए आप कौन सी स्किल्स और टूल्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ज्यादातर सॉफ्ट स्किल्स ही लगती हैं, पर ये स्किल्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीजों के लिए एक परफेक्ट डेटा एनालिस्ट बन जाते हो आप। तो इसमें हम सारे वीडियोस आगे जो आने वाले हैं उनमें एक एक करके सारी स्टेप्स को डिस्कस
करेंगे, सारे स्टेप्स को डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे कि कैसे हम क्विकली एक लाइब्रेरी को यूज करके, फंक्शंस को यूज करके कैसे डेटा क्लीनिंग और एक्सप्लोरेशन, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, एवरीथिंग वी कैन डू। ओके, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जो हैं वो क्या हैं। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हम बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मार्केटिंग एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। तो मार्केटिंग में हमें कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए, टारगेटेड एड्स बनाने के लिए, तो मार्केटिंग में जैसे कि सारी चीजें जो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन की हमने डिस्कस करी थी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का ट्रेंड क्या है, किस टाइप का सामान वो खरीदता है, कब कब खरीदता है, या किस टाइप की मूवीज या शोज वो देखता है, या कब देखता है, कितने टाइम पे देखता है। तो उसके बेसिस पे हम कस्टमर्स जितने भी कस्टमर्स हैं उनको सेगमेंट कर सकते हैं और उन सेगमेंटेड कस्टमर्स को उसी टाइप से अप्रोच कर सकते हैं जिस तरह का उनका इंटरेस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। डेटा एनालिटिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है यहाँ पे मार्केटिंग के लिए, फॉर टारगेटेड एड्स के लिए, कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए। इसको आप किसी भी लेवल पर लेके जा सकते हैं और ये बहुत बहुत यूजफुल है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे आप कोई भी मार्केटिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, आप कस्टमर्स का डेटा उठा सकते हो, वॉलमार्ट्स का, अमेजॉन का, जहां का भी आपको उठाना है, और कस्टमर्स को बेस्ड ऑन काइंड ऑफ थिंग्स, बाय द टाइम दे बाय, अमाउंट, वॉल्यूम बाय, बेस्ड दैट यू कैन segment your customers and make a good visualization dashboard to define the differences between the customers based on their age, the customer based on their geographical locations, the customer based on their interest of the things they buy, whole lot of things you can do here। तो यहाँ पे आप कोई प्रोजेक्ट हो तो पूरा डिटेल्ड प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, डेटा आपने कैसे गैदर किया, स्टेप्स को मत बोलो, की स्टेप्स को मत बोलो, डेटा आपने कैसे गैदर किया, डेटा को आपने कैसे क्लीन किया, डेटा को आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया, इनिशियल ट्रेंड्स को देखा, डेटा को आपने कैसे एनालाइज किया, लास्ट में आपने कैसे विजुलाइज कर रहे हैं, ग्राफ्स को बना रहे हैं, और इनसाइट्स को कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसको हमेशा हमेशा ध्यान में रखना है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में फिर फाइनेंस में आता है, जैसे आप रिस्क असेसमेंट्स करते हैं, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी अगर फाइनेंस के डोमेन में आप इंटरेस्टेड हैं, आप कोई भी डेटा सेट ले लीजिए, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं यहाँ पे आपको डेटा मिल जाता है, कैगल है, गूगल डेटा एनालिटिक्स, आजकल तो गिटहब बना दिए लोगों ने इतने सारे, गिटहब पे आप कहीं भी चले जाइए और बहुत सारे डेटा सेट्स आपको फाइनेंस के मिल जाएंगे। उस फाइनेंस के डेटा को आप लीजिए, कीपिंग दोस थिंग्स इन द माइंड, डेटा ट्राइबल, डेटा क्लीनिंग, एनालिसिस, विजुलाइजेशन एंड इनसाइट्स फाइंडिंग, कीपिंग दैट माइंड, डू प्रोजेक्ट दैट इज रिलेटेड टू द फाइनेंस। हेल्थ केयर में तो बहुत सारे हो सकते हैं। हेल्थ केयर में मैंने बहुत सारा काम किया हुआ है, डिसीज प्रेडिक्शन जैसे कि हमने डिस्कशन किया था, डायबिटीज का एग्जांपल लेके, अब ड्रग डिस्कवरी है। हेल्थ केयर में तो बहुत सारी हैं, आप मैकेनिज्म्स को फाइंड आउट करते हैं। तो हेल्थ केयर में बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्थ केयर का डेटा इतना ज्यादा है, फ्रीली अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाएगा, इतने हॉस्पिटल्स का डेटा है। आप कोविड-19 का डेटा ले लीजिए, आप वैक्सीनेशन का डेटा ले लीजिए अभी रिसेंट, अगर आपको कुछ भी लेना है तो, और उसको आप चाहे जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग, हेल्थ के अकॉर्डिंग सारे डेटा को आप एनालाइज कर सकते हैं, एक इनसाइट्स प्रोवाइड करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोविड के कौन कौन से वैक्सीनेशन लोगों में हुए हैं, कितने पॉपुलेशन में हुए हैं, कौन से वैक्सीनेशन वाले लोग बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं अभी की डेट में, कौन से हैं जिनको साइड इफेक्ट्स कुछ देखने को मिल रहे हैं, किस एज ग्रुप के लोग हैं जिनमें ज्यादा साइड इफेक्ट है, कुछ ग्रुप के लोग हैं जिनमें कम साइड इफेक्ट्स हैं। होल लॉट ऑफ एनालिसिस यू कैन डू हियर इन हेल्थ केयर, जस्ट कीपिंग इन माइंड द बेसिक सेगमेंट ऑफ डेटा, ट्राइबल, क्लीनिंग, इनिशियल ट्रेंड्स, एनालिसिस, विजुलाइजेशन एंड लास्ट इज द इनसाइट्स। ई कॉमर्स में आप रिकमेंडेशन इंजन और इन्वेंटरी ऑप्टिमाइजेशन इन सारी चीजों में लगा सकते हैं। तो ये सारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं। आप बस स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी जिस सेगमेंट में, जिस डोमेन में आपको इंटरेस्ट है, आप डेटा को बस उठा लीजिए और उठा के बस एनालिसिस करना स्टार्ट कर दीजिए। इंतजार मत करिए, स्किल्स हम साथ साथ सीखते रहेंगे। अब डेटा एनालिटिक्स को अगेन मैं अगर थोड़ा सा डिवाइड करूं तो अपन फिर से चलो 3-4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं डेटा एनालिटिक्स को। वैसे तो हमने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, पर फिर भी थोड़ा जूम कर देता हूं इसको। पहली चीज है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको कोई डेटा मिला है तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में जो आती है वो है व्हाट शुड बी डन, एंड दिस इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। कोई भी डेटा आपको मैं एक्सेल के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में दूंगा, सबसे पहला क्वेश्चन जब आपका ये आएगा कि इस डेटा के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, ये पर्सपेक्टिव है। प्रेडिक्टिव जब हम बोलते हैं उसमें आप करते हो व्हाट माइट हैपन। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ का डेटा देख रहे हैं हम 90s से लेके 2025 तक का, डिफरेंट कंट्रीज का, हमें पता है कितना कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को ये बताइए 2030 में पॉपुलेशन क्या होगी अक्रॉस डिफरेंट कंट्री, किसी की कम होगी, ज्यादा होगी, कितनी होगी, तो ये होगी प्रेडिक्टिव अप्रोच। इसमें आप क्या कर रहे हो कि पहले जितना भी डेटा आपने कलेक्ट करा है उस डेटा से आप कर रहे हो कि पॉपुलेशन हर ईयर वाइज बढ़ती है, और उसके बेस पे आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, फोरकास्ट कर रहे हो कि कितना पॉपुलेशन होगा आगे चल के। तो इस टाइप की अप्रोच को हम क्या कहते हैं, प्रेडिक्टिव अप्रोच। थर्ड अप्रोच होती है डायग्नोस्टिक अप्रोच। Why did it happen? And this is extremely important. इसको मैं किसी भी फॉर्म में ले सकता हूँ डायग्नोस्टिक अप्रोच को। जैसे आप मेडिकल के टर्म्स में बात करते हो तो डायग्नोस्टिक डिफरेंट होता है, जस्ट ये डायग्नोस कर रहे हो कि इंडिविजुअल विल बी डिसीज और हेल्दी, बट यहाँ पे डायग्नोस्टिक डिफरेंट है। यहाँ पे ये है कि आप पहले आपने एक क्वेश्चन पूछा जो डेटा के साथ कि व्हाट कैन बी डन और व्हाट शुड बी डन। सेकंड, यू हैव मेड सम प्रेडिक्शंस, ये होगा। फिर आप उसकी डायग्नोस्टिक कर रहे हो कि व्हाई डिड इट हैपन। अगर आपने ये बताया मुझे 2030 में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो उतनी स्पीड में नहीं बढ़ रही होगी जितनी 2025 तक बढ़ी है। आपने बताया कि 2025 तक अगर एक्सपेक्टेड जो भी ग्रोथ थी वो बहुत फास्ट थी, बट अब थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही है, 2030 में उतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रहेगी। तो ये आपको यहाँ पे मेरे को रीजनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी, व्हाई इट हैपन। तो आपको उस डेटा की रीजनिंग के लिए फिर से डेटा में जाना पड़ेगा कि डेटा का जो ट्रेंड था वो पहले फॉर एग्जाम्पल लीनियर वे में ग्रो कर रहा था और अब थोड़ा स्टैटिक हो गया है। तो ये रीजन जब आप प्रोवाइड कराते हो तो वो कहलाती है डायग्नोस्टिक।
डायग्नोस्टिक अप्रोच, जिसमें आपने डेटा से जो भी प्रेडिक्शंस दिए हैं उन प्रेडिक्शंस के पीछे एक रीजन प्रोवाइड किया है कि दिस इज द मेन रीजन व्हाई आई एम प्रपोजिंग these numbers. एंड लास्ट इज द डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आप सब कुछ डिस्क्राइब करते हो कि आपने पहले डेटा के साथ सोचा कि क्या कर सकते हैं, फिर आपने डेटा से कुछ प्रेडिक्शंस बनाए, फिर आपने ये बताया कि ऐसा क्यों हुआ, प्रेडिक्शंस क्यों, फिर आप डिस्क्राइब करते हो सब कुछ कि दिस इज व्हाट हैपेंड एक्चुअली डेटा सेट। तो अल्टीमेटली दिस 4 टाइप ऑफ अप्रोच, कीप दिस इन माइंड। आपकी स्टेप्स की जब हम बात करते हैं तो आपने स्टेप्स देखे कौन कौन से हम बात कर रहे हैं। स्टेप्स की बात करते हैं तब आपको ये स्टेप्स दिमाग में रखने हैं: डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, एंड देन लास्ट 6 इज डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। बट जब हम इसकी बात करते हैं, बात करते हैं 4 मेन टाइप्स जो डेटा के होते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं टाइप होते हैं, वो होते हैं पर्सपेक्टिव, प्रेडिक्टिव, डायग्नोस्टिक एंड डिस्क्रिप्टिव। तो इन चारों टाइप को भी बहुत अच्छे से याद रखना और आप समझ गए होंगे ये क्यों काम आते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट काम, जब आपने सब कुछ सीख लिया, डेटा कलेक्शन मेथड्स के बारे में। डेटा कलेक्शन मेथड क्या होते हैं? डेटा कलेक्शन मेथड में फर्स्ट होता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जिसमें आप कलेक्टेड फर्स्ट हैंड होता है। जो प्राइमरी डेटा होता है, जैसे आप किसी क्लिनिक में काम कर रहे हैं और आप लोगों का ब्लड निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल, और ब्लड निकालने के बाद कुछ मेजर्स चलाते हैं आपके कि फैटी कितना है, ग्लूकोज कितना कितना, सेल टाइप्स मेजर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप डेटा को फर्स्ट हैंड कलेक्ट कर रहे हैं, प्राइमरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज। सेकेंडरी डेटा होता है एग्जिस्टिंग सोर्सेज। नाउ जो क्लिनिक है जिसने डेटा को कलेक्ट किया था और एक फॉर्म में स्टोर किया इंडिविजुअल्स का डेटा, वो डेटा उनकी एक वेबसाइट पे, उनके एक डेटाबेस में, उनकी एक रिपोजिटरी में कहीं भी स्टोर्ड है। ये होता है सेकेंडरी डेटा, जब ये एग्जिस्टिंग सोर्सेज पे अवेलेबल है और हमें उस डेटा को फैच करना है, हमें उस डेटा को डाउनलोड करना है और हमें अपने सिस्टम में लेके आना है। सेकेंड। थर्ड है बिग डेटा। तो बिग डेटा अगेन मैं तो बोलूंगा सेकेंडरी डेटा ही है, पर बिग डेटा में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया, लॉट ऑफ सेंसर्स, आप कुछ भी मान लीजिए, इमेजेस का, वीडियो का और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का, कहीं का भी, ये बिग डेटा। पर अगेन ये भी सेकेंडरी डेटा ही है, बिकॉज डेटा कलेक्शन जो हो रहा है वो कोई एक प्लेटफॉर्म कर रहा है और आप उस डेटा को सिर्फ वहां से फैच करोगे। बिग डेटा ज्यादातर केसेस में, मोस्टली बिग डेटा जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्म में लाना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा लाने के लिए एक स्किल सेट पड़ता है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ काम करने वाले हैं, बी द डोमेन और बेस्ड ऑन योर डोमेन ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको कुछ स्किल्स सीखनी पड़ेंगी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं, कैसे आप HTML और डायरेक्ट वेबसाइट्स की स्क्रैपिंग कर सकते हैं, वहां से आप कैसे कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, चाहे वो PHP का यूज कर रहे हैं, जावा का यूज कर रहे हैं, पाइथन का यूज कर रहे हैं, किसी का भी यूज कर रहे हैं, आप उन सारी चीजों का यूज करके वहां को डेटा को फॉर्म लेके आते हो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जिसको आप अच्छे से एनालाइज, इंटरप्रेट और उससे इनसाइट्स को फाइंड कर सकें। तो इसको डेटा को अभी फिलहाल 3 ही जगह पे डिवाइड कर लेते हैं कलेक्शन मेथड्स को: प्राइमरी डेटा के फॉर्म में, सेकेंडरी डेटा एग्जिस्टिंग सोर्स से लेते हैं, और बिग डेटा जब सोशल मीडिया और उन तरह के डेटा को लेके आते हैं। तो क्विक अबाउट डेटा क्लीनिंग। तो हम स्टेप्स के बारे में बात कर रहे थे। पहला डेटा कलेक्शन था, सेकंड डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग में हम, जैसे कि हमने बात करी थी, आउटलायर डिटेक्शन एक चीज होती है। तो आउटलायर डिटेक्शन क्या होता है आप समझ जाओगे अगर मैं क्विकली आपको कोई एक प्लॉट या वो दिखाऊं। कोई भी डेटा अगर आप देख रहे हो कि जैसे पेशेंट्स मतलब इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स की जो एज रेंज है वो फॉर एग्जांपल फ्रॉम 8 to 25 या 35 है, बट एक इंडिविजुअल आपको दिखता है जिसकी 85 है, तो ये आपके लिए उस डेटा में आउटलायर हो गया। आउटलायर सिंपली होता है कि जो एक डेमोन्स्ट्रेशन जब आपको दिखाऊंगा, जब आप कोई बॉक्स प्लॉट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो जब आपके इंटरक्वार्टल रेंज जो होती है ना, उससे भी बाहर होता है, उसको हम बोलते हैं आउटलायर, जो कि नॉर्मल ट्रेंड को डेटा में फॉलो नहीं कर रहा है। आपको आउटलायर्स को डिटेक्ट करना होता है और आपकी एनालिसिस से आउटलायर्स को हटाना होता है। सबसे पहले जब हमने वैल्यू और वो सब देखा था, आपको इनकंसिस्टेंसीज को फिक्स करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेटा क्लीनिंग का। इनकंसिस्टेंसीज को फिक्स कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ एज ही लिखी हुई है, पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, पर उनके फॉर्मेट अलग है, कहीं मंथ पहले लिखा है, कहीं ईयर पहले लिखी है, कहीं डे पहले लिखा है, या फिर कुछ नेम्स हैं जो कई कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उनको अलग अलग कंसीडर ना करो, तो इनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। इनको आपको फिक्स करना होता है। रिमूविंग डुप्लीकेट्स हमने पहले ही देख लिया है कि आपको डुप्लीकेट्स को रिमूव करना होता है। आपको मिसिंग डेटा को हैंडल करना होता है, या तो आप उन गैप्स को फिल करें, या किसी भी तरह से इंप्यूट करें, या आप उस फीचर को हटा ही दें जिसमें बहुत ज्यादा मिसिंग वैल्यूज हैं। ये सारे डिसीजंस आपको लेने होते हैं। तो अल्टीमेटली 3-4 चीजें आप करते हो डेटा क्लीनिंग में। एक तो आउटलायर डिटेक्शन करते हो। आउटलायर डिटेक्शन तो बहुत सिंपल है, वही डेटा पॉइंट जो बाकी डेटा पॉइंट से उस ग्रुप में बहुत ज्यादा डेविएटेड है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डिफरेंट बिहेव कर रहा है। जैसे सेल्स का डेटा आप देख रहे हो, किसी सेल्स का डेटा जब आप देख रहे हो और आपको एक डेटा की कोई पर्टिकुलर रेंज है 1 से लेके 100, और एक डेटा पॉइंट आपको दिखता है उसकी रेंज 1000 है, तो उसको अगर आप डेटा एनालिसिस में इंक्लूड करोगे आउटलायर को, तो आपकी एनालिसिस इनफॉर्मेटिव नहीं होगी, और समटाइम्स वो क्या करते हैं, उसको इंक्लूड करने के लिए एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ता है कई बार। तो आउटलायर डिटेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या किया? आउटलायर डिटेक्शन किया, इनकंसिस्टेंसीज को फिक्स किया, डुप्लीकेट्स को रिमूव किया, और हैंडलिंग मिसिंग डेटा बाय फिलिंग द गैप्स। ये हो गया आपका क्या? डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग के बाद आप आते हैं कि बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स पे। हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। लाइक सेंट्रल टेंडेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन क्या होता है ना, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, इन तीनों में से हमें किसको यूज करना चाहिए
अपने डेटा को दिखाने के लिए, कब यूज करना चाहिए, डेटा किस टाइप का है, पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक है, कब हमें मीडियन ज्यादा प्रोवाइड करा रहा है, कब हमें मीन ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। ऑब्वियसली जब डेटा लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मीन एक सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, पर मीडियन जब आपका लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड डेटा है तो आपको डिसाइड करना होता है कि आप मीडियन लेके चलेंगे या मोड लेके चलेंगे। तो ये बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही मैं बोलूंगा कि बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स में ही आप थोड़ा सा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में पढ़ लो तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन अगर आप दो ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, सेल्स के फॉर्म में, डिसीज के फॉर्म में, तो आप दो ग्रुप्स को क्विकली कंपेयर कर पाए तो ये पता कर पाए बीच में डिफरेंस है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है, या वो रैंडम बाई चांस है। तो उसके लिए आप नल हाइपोथेसिस वगैरह को थोड़ा सा देख सकते हो और हम उसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे बाद में। फिर डेटा स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। डेटा स्प्रेड, जैसे ये एक डेटा को इस फॉर्म में स्प्रेड कर दिया है प्लॉट के फॉर्म में, ये बॉक्स प्लॉट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डेटा है, किसी भी डेटा को जब हम देख रहे हैं तो उसका स्प्रेड कितना ज्यादा है, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना ज्यादा है। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जितना ज्यादा स्प्रेड होगा डेटा में, उतना ज्यादा यूनिफॉर्मिटी नहीं है डेटा के अंदर। और आपको ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो ग्रुप्स जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं, अगर एक डेटा में स्प्रेड बहुत कम है और एक डेटा में स्प्रेड बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी ज्यादा है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी कम है, जहाँ पे स्प्रेड बहुत ज्यादा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की इन्फॉर्मेशन भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा को एनालाइज करने से पहले देखना कि ग्रुप्स को आपको पता चल जाए कि कौन से ग्रुप्स में आप मोर कॉन्फिडेंटली कोई भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा सकते हैं। और लास्ट है रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करना, कोरिलेशंस और कॉजन्स। कुछ भी है, जैसे आप टाइम के साथ अगर आप रिलेशनशिप ये फाइंड कर रहे हैं कि टाइम के साथ पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो इसके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। तो अगर ऐसे डेटा जा रहा है तो ये लुक्स लाइक स्लाइटली पॉजिटिव कोरिलेशन। ये यहाँ पे कुछ और है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे कर देता कि नंबर ऑफ ईयर्स इंक्रीजिंग एंड पॉपुलेशन, तो ईयर्स बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन कैसे बढ़ती जा रही है तो उसका कोरिलेशन मिल जाता हमें। लेकिन एट द सेम टाइम हम अगर डिफरेंट कंट्रीज को प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे तो हमें पता चलता, फॉर एग्जांपल इंडिया की बढ़ रही है, चाइना की बढ़ रही है, कुछ कंट्रीज होंगी जिनकी पॉपुलेशन कम भी हो रही होगी, तो जिनकी कम हो रही है उनका नेगेटिव कोरिलेशन आ जाएगा, जिनकी उनका पॉजिटिव कोरिलेशन आ जाएगा। लाइन सीधे डायरेक्शन में जा रही है या वो स्टैटिक होने वाली है तो उससे अंदाजा लगता है कि अब ये स्टैटिक हो गया है डेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना, जो कि कोरिलेशंस के फॉर्म में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ तक का अगर आपके पास डेटा है एज 2025 और 2000, यहाँ पे आपका पॉपुलेशन का डेटा है, आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, फोरकास्टिंग करनी है, तो आप रिग्रेशन का यूज कर सकते हैं, रिग्रेशन वगैरह का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। पर ये रिलेशनशिप को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। कॉम्प्लेक्स डेटा को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये आइडेंटिफाई ट्रेंड्स को और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कॉमन टूल्स हमने डिस्कस करे डेटा विजुअलाइजेशन, तो आप पाइथन में सीबोन लाइब्रेरीज और मैटप्लॉटलिब से भी कर सकते हैं। पर डेटा विजुअलाइजेशन अगर आपको डैशबोर्ड्स बनाने हैं, डैशबोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें क्लिक करके आपको जो जो फीचर को देखना है आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे आप अगर कोई कार डीलर ही हैं, अगर आपके पास मैंने डैशबोर्ड बना लिया, आपके पास कौन कौन से कार्स की इन्वेंट्री है, कौन कौन से ईयर्स में आई थी, कितने कितने प्राइजेस हैं, कब कब डिस्ट्रीब्यूट हुई, कितना कितना सेल्स हुई उनकी, कितने पैसे में बिकी, कितना पैसा कमाया, तो वो अगर एक डैशबोर्ड बना हुआ है उसका विजुअलाइजेशन, और उसमें अगर मैं क्लिक करता जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए कि दिस पर्टिकुलर कार हैज अ मोर सेल एज कम्पेयर टू अदर कार और नॉट, तो मैं उसकी कार स्पेसिफिक सेल्स को देख सकता हूँ। तो क्लिकेबल डैशबोर्ड्स जो होते हैं वो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन और इनसाइट्स को प्रोवाइड करा देते हैं। तो पावर बीआई और टैब्लो का आप यूज कर सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड्स वगैरह बनाने के लिए। और डेटा विजुअलाइजेशन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। आपने एनालिसिस कितनी भी अच्छी करी हो, अगर आप विजुअलाइज डेटा को अच्छे से नहीं करते हैं, इसका मतलब आप अपने इनसाइट्स को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली कन्वे नहीं कर रहे हैं। तो विजुअलाइजेशन स्किल्स आपको आनी ही आनी चाहिए अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं। तो एनालिसिस में आप सीखते रहेंगे और भी सीखते रहेंगे, विजुअलाइजेशन स्किल्स आपको सीखना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन जैसे कि हमने डिस्कस किया, बार चार्ट, यहाँ पे आप क्लियरली देख ही रहे हो, ये एक बार चार्ट है। बार चार्ट में सिंपली इंस्टेंसेस हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, इसमें आप क्विकली कंपेयर कर सकते हो जो भी डिस्कशन कंपेयर करना है आपको। ये अक्रॉस कैटेगरीज आप कंपेयर कर सकते हैं। लाइन चार्ट होता है, ये ट्रेंड्स को बताता है। ट्रेंड्स जैसे पॉपुलेशन का ट्रेंड हो सकता है, फोरकास्टिंग का, टेम्परेचर का, ग्रोथ का, किसी भी चीज का ट्रेंड हो सकता है, सेल्स का, नंबर ऑफ व्यूअर्स का, इंस्टाग्राम पे कुछ भी हो सकता है। लाइन चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रेंड टू गेटिंग ट्रेंड्स ओवर द टाइम। स्कैटर प्लॉट होता है, स्कैटर प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कैटर प्लॉट अच्छा होता है रिलेशंस बताने के लिए एक्स और वाई में, कि ईयर्स बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है और टाइम के साथ साथ सेल बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, कुछ भी आप यहाँ पे स्कैटर प्लॉट में रिलेशनशिप बहुत अच्छे से पता चलते हैं। तो आपको रिलेशन, रिग्रेशन, कुछ भी एनालिसिस आप कर सकते हैं बिटवीन वेरिएबल्स। तो आपको ये देखना है आप डेटा के साथ क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, दो वेरिएबल हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ता है तो डायबिटीज होती है, तो उसमें आपको फिर स्कैटर प्लॉट ही बताना पड़ेगा। स्कैटर प्लॉट में आपको क्या करना पड़ेगा कि दो वेरिएबल के बीच में आप रिलेशनशिप बता रहे हो। अगर आपको ट्रेंड दिखाना है कि ईयर बढ़ने के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रेंड वगैरह बताने के लिए आप लाइन चार्ट का यूज कर सकते हो। हीट मैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हीट मैप में आपको कुछ भी हीट मैप दिखा सकता हूँ क्विकली, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हीट मैप में ऐसे ही दिखा देता हूँ, जैसे कि हीट मैप का एग्जांपल बता देता हूँ आपको। सिंपल हीट मैप इस टाइप के होते हैं, तो अगर ये खुल जाएगा तो हीट मैप में आप जो देख रहे हैं ये सारा है कि एक्स एक्सिस में मल्टीपल वेरिएबल हो सकते हैं, वाई एक्सिस मल्टीपल हो सकते हैं। तो आप जो वो प्लॉट देख रहे थे, लाइन प्लॉट जो देख रहे थे या एक्स और वाई वाला, उसमें आप एक एक वेरिएबल के बीच में रिलेशन देख रहे हो। यहाँ पे आप मल्टीपल वेरिएबल के साथ में रिलेशन देख रहे हो, लाइक इस वेरिएबल का रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके
के साथ। तो आप हीट मैप आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स का एसोसिएशन एक साथ देख सकते हो, रिलेशनशिप एक साथ देख सकते हो, दोज आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड और नेगेटिवली एसोसिएटेड। हीट मैप के बहुत सारे वर्जन होते हैं, आप कोरिलेशन के फॉर्म में देख सकते हो 0 to 1, जैसे 1 होगा तो मैक्सिमम कोरिलेशन है, 0 होगा तो मिनिमम कोरिलेशन है, और हर वेरिएबल के साथ एसोसिएशन देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हीट मैप भी एक बहुत अच्छा आइडिया है आप सारे एसोसिएशंस को देखने का, सारे रिलेशंस को देखने का अमंग ऑल द वेरिएबल्स, इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग फॉर 2 वेरिएबल्स व्हिच वी कैन सी इन दिस स्कैटर प्लॉट। तो ये टाइप ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डेटा के साथ ये डिसाइड करना है किस टाइप का विजुअलाइजेशन आपको चाहिए आपके इन्फॉर्मेशन को अच्छे से कन्वे करने के लिए, तो आपको डिसाइड करना है। फिर इंट्रो टू मशीन लर्निंग, अगेन ये क्विकली इसके बारे में ये देख लेते हैं कि मशीन लर्निंग हमें क्यों चाहिए पड़ती है एडवांस डेटा एनालिटिक्स के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाने के लिए। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, आप कंप्यूटर को डेटा फीड करा रहे हो, पुराना जितना भी डेटा है उसमें से वो ट्रेंड को पढ़ रहा है, लेवल्ड की इन्फॉर्मेशन अगर है कि जैसे जो भी डेटा को पढ़ रहे हैं उसके साथ उसका लेवल भी है, तो इसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। अगर लेवल की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको बोलते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मशीन लर्निंग में। तो लेवल की इन्फॉर्मेशन सिंपली ऐसे होती है कि जैसे आपके पास इंडिविजुअल्स हैं और इंडिविजुअल्स का आपको पता है कि वो डायबिटिक है नहीं है, कुछ इंडिविजुअल, तो ये सारी हो गई आपकी। तो इंडिविजुअल इज डायबिटिक और नॉट डायबिटिक इज अ लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपली ऐसे लिख रहा हूँ, एक आप लोगों के लिए क्विकली चालू कर देता हूँ। जैसे अगर आप लिख रहे हैं इंडिविजुअल, फिर मेजर्स कुछ कैन बी एनीथिंग, कैन बी ग्लूकोज लेवल और दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स लाइक बिलिरुबिन व्हाटएवर, लाइक लेवल ब्लड लेवल्स जो भी हम मैच कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स हैं मान लो 2 3 4 5 इंडिविजुअल्स हैं और इनके डिफरेंट मेजर्स हैं, इनके मेजर 2 मेजर 3, और मेजर्स को आप बढ़ाते जाइए जितने भी मेजर्स आप कर सकते हो, इंडिविजुअल हाइट, सेक्स, व्हाटएवर। तो ये मेजर्स हैं, यहाँ पे वैल्यूज होंगी आपके पास। जब इसके पास आपके पास लेवल होगा, डिसीज स्टेटस फॉर एग्जांपल, तो अगर आपके पास, तो ये हेल्दी है और ये डिसीज है, ये डिसीज है, ये हेल्दी है, ये डिसीज है फॉर एग्जांपल। तो ऐसे टाइप का जब डेटा होगा तो इस डेटा में क्या होता है, आपके पास ये लेवल है हर इंडिविजुअल्स के लिए और ये फीचर्स हैं। तो आप क्या पढ़ रहे हो मशीन लर्निंग में, आप पढ़ रहे हो इन फीचर्स के बेसिस पे, आप एक मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हो, आप पढ़ रहे हो कि ये मेजर्स की वैल्यू जब ये होती है तो बंदा हेल्दी होता है, जब डिफरेंट होती है तो ये बंदा डिसीज होता है। इसके बेसिस पे आप मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हो। ये होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। जब भी आपको मैं नया बंदा दूंगा जिसका मुझे लेवल नहीं पता है और मैं आपको उसके ये वैल्यूज दे दूंगा, सारे वैल्यूज, तो आपको प्रेडिक्ट करना है कि ये बंदा हेल्दी होगा या डिसीज होगा, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। तो ये अल्टीमेटली होती क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए क्योंकि ये बहुत छोटा कर दिया था मैंने। मशीन लर्निंग ये बड़ा नहीं हो रहा है। तो ये है अल्टीमेटली कि सुपरवाइज मशीन लर्निंग। अगर ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग को आप यूज करते हैं तो उसमें लेवल्स आपको मिलते हैं और लेवल्स को आप यूज करते हैं अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए। अगर मैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग की बात करूँ तो आपके पास ये लेवल्स नहीं होंगे, आप इन मेजर्स के बेस पे इनको क्लस्टर कर रहे होंगे, कि क्लस्टर मीन्स लाइक कुछ भी हो सकता है, आप इनको क्लस्टर कर रहे होंगे इन फॉर्म ऑफ लाइक कि 1 3 और 4 साथ में क्लस्टर हो रहे हैं, 2 और 3 साथ में क्लस्टर हो रहे हैं बेस्ड ऑन दीज मेजर्स। तो ये होती है अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग, जब जो इंस्टेंसेस हैं वो साथ में क्लस्टर हो जाते हैं बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशंस और बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स, और फिर आपको उस अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग को आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स में भी हम जाएंगे कि कैसे पैटर्न्स को देख सकते हैं हम अनलेवल्ड डेटा में सुपरवाइज सुपर लर्निंग से, और सुपरवाइज लर्निंग कैसे लेवल डेटा यूजफुल होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग भी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे मेनली। यहाँ पे हम क्विकली देख लेते हैं कि केस स्टडी है, जैसे चर्न प्रेडिक्शन एक डेटा है, तो 20% रिडक्शन हो गया है इस डेटा में। ये इस केस स्टडी को आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक केस स्टडी ले सकते हैं और इस टाइप से उसकी रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। बिफोर कस्टमर रिटेंशन और आफ्टर कस्टमर रिटेंशन एग्जांपल, ऐसे आप कोई भी डेटा को ले सकते हैं। उस डेटा को आप अगेन लीजिए, आप उसको फिल्टर करिए, क्लीन करिए, आप उसमें ट्रेंड्स पैटर्न्स देखिए, एनालाइज करिए और उसकी इनसाइट्स को इस टाइप से रिपोर्ट करिए यूजिंग द प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स विद हिस्टोरिकल डेटा। सो अल्टीमेटली माय अलार्म इज रिंगिंग, सो इसको बंद करते हैं अपन लोग अब आई थिंक। तो मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में, जिस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सारे टॉपिक्स को अलग अलग तरीके से कवर करूंगा और हम धीरे धीरे सीखेंगे सारा कुछ। गुड बाय।